हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतो नीट मेड इजी। एंड मैं हूं आपकी अपनी अमृता मैम। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 12th के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है ये। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग समझेंगे, उसके आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं ये समझेंगे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पोर्शन के जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो, वेरी शॉर्ट आंसर्स हो, लॉन्ग आंसर्स हो, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है ये मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाली हूँ। लिख लिख के सारे आंसर्स भी समझाऊंगी। इसी के साथ साथ में ये सारे सेशंस आपके लिए तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट है एंड नीट की प्रिपरेशन और 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज सेशंस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आपकी एग्जामिनेशंस आएंगे तब आपके पास में ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के पैटर्न्स, आंसर्स ये सब ऑलरेडी अवेलेबल रह पाएंगे। तो ऐसे सेशंस को जरूर देखिए, इनको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो। अच्छा, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 1 जो पढ़ा है वन शॉट का, उतने पोर्शन के ही क्वेश्चंस आज हम लोग लेने वाले हैं। यानी कि मैंने आप लोगों को जो पूरा वन शॉट पढ़ाया पार्ट 1, तब हम लोगों ने उसमें पढ़ा है इंट्रोडक्टरी पोर्शन, फिर हमने पढ़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर हमने पढ़ा है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इतने पोर्शन के क्वेश्चंस जितने भी आपके प्रेजेंट है एक्सरसाइज में या एग्जाम्पलर में, वो सारे के सारे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। ठीक है, सो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले ले रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले जो भी क्वेश्चंस है उनको। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस में क्या क्या लिखना है ये भी समझाऊंगी आप लोगों को। सो इस सेशन को आखिरी तक जरूर देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब तुरंत कर लें। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। कौन से पार्ट में एंजियोस्पर्म फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और वो हो जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन, बताइए बच्चों क्या होगा, एंथर। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट takes place in ओवरी। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है, एंथर में हो रहा है, और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहां पर हो रहा है, ओवरी पोर्शन ऑफ फ्लावर में हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, यहां पर डिफरेंस बिटवीन टाइप का दिख रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। Which type of cell division occurs during these events? Name the structures formed at the end of these two events. तीन क्वेश्चंस इसमें मर्ज्ड अप है, इसीलिए हम फर्स्ट पोर्शन को इतने पोर्शन में कवर अप करेंगे, सेकेंड को इतने में और थर्ड को इतने में। ठीक है, पहला हमें क्या बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन बताना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस का। तो बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसी प्रोसेस है जिसमें कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और मेगास्पोरोजेनेसिस कैसी प्रोसेस है जिसमें कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो मेगास्पोरोजेनेसिस। चलो इसके डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है इट टेक्स प्लेस इन एंथर पार्ट ऑफ स्टेमन। ठीक है, और मेगास्पोरोजेनेसिस जो है बच्चों ये कहां होता है, इट टेक्स प्लेस इन ओवरी पार्ट ऑफ पिस्टल। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि मेगास्पोरोजेनेसिस में क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, फीमेल गैमीट बन रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को पिस्टल बोलते हैं।
पिस्टल में भी कौन से पोर्शन में होगा? इट विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड द ओवरी। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो स्टेमन में होने वाला है, वो भी कौन से पोर्शन में? स्पेसिफिकली एंथर पोर्शन में। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स। 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स, 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, बाय meiotic division of माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है बच्चों, या जिसको आप लोग पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, ये स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स होते हैं जिनके अंदर के मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है, और रिजल्टेंट 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर बन जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में। वहीं पर अगर हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, तो इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ only 1 functional megaspore, ठीक है, by meiotic division of मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है बच्चों, तब अब एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि मियोसिस के रिजल्टेंट के तौर पे तो हमेशा 4 सेल्स बनते हैं, तो यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस में एक ही फंक्शनल मेगास्पोर क्यों बना है? क्योंकि टोटल बनते तो 4 सेल्स हैं, पर उसमें सिर्फ फंक्शनल एक ही रहता है, बाकी के 3 मेगास्पोर्स अपने आप को डिजेनरेट कर देते हैं और वो किसी भी वैल्यू के नहीं बचते। ठीक है, तो वी कैन राइट other 3 megaspores degenerate, ये degenerate हो जाते हैं। ठीक है, so these can be the difference points between the microsporogenesis and megasporogenesis। इसके अलावा और क्या डिफरेंस पॉइंट्स आ सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में? ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम कुछ डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, देन मेगास्पोरोजेनेसिस में हम डायग्राम बना के दिखा सकते हैं इनके इवेंट्स में कैसे हो रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस आल्सो यू ऑल कैन डू। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें, व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स? डेफिनेटली इन दोनों ही इवेंट्स में जो डिवीजन का टाइप हो रहा है वो है मियोसिस, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो मियोसिस हो रहा है, मियोसिस में क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है इनका प्लॉइडी लेवल या क्रोमोसोमल काउंट होता है 2n, लेकिन जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं यानी कि माइक्रोस्पोर हो गया या मेगास्पोर हो गया, इनके पास में जो क्रोमोसोमल काउंट है दैट विल बी हैप्लॉइड इन नेचर। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिर्फ एग सेल के पास में हैप्लॉइड होता है क्रोमोसोमल काउंट और मेल गैमीट के पास में हैप्लॉइड होता है क्रोमोसोमल काउंट। इनके ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बन रहे हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन हो गया, तो पॉलन ग्रेन के पास में एग्जैक्टली हैप्लॉइड काउंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एम्ब्रियो सैक हो गया, तो एम्ब्रियो सैक के पास में एग्जैक्टली हैप्लॉइड काउंट नहीं है, पर गैमीट का काउंट तो हमेशा ही क्रोमोसोमल काउंट हैप्लॉइड ही होने वाला है। ठीक है, सो ये डिफरेंस हो गया, मियोसिस समझ में आ गया हमें। देन नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज इवेंट्स। इन इवेंट्स के एंड पर क्या स्ट्रक्चर बनता है, तो हम बोलेंगे एट एंड ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो स्ट्रक्चर बना है बच्चों उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और वी ऑल कैन से दैट एज पॉलन ऑल्सो। ठीक है, एंड एट एंड ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस के एंड पर जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना है उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। इसी को आप लोग ओव्यूल भी मेगास्पोर, ओके, इसी को हम लोग एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सैक है ना, मेगास्पोर ओव्यूल नहीं कहलाता है, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहलाता है। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। आई रियली होप कि समझ में आया कैसे इसको आंसर करना है।
ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, पॉलन ग्रेन, स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर, टेट्राड, पॉलन मदर सेल एंड मेल गैमीट्स। ठीक है बच्चों, इसको अरेंज करना है। तो देखिए, इसको अरेंज करना है तो इसके लिए आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू जो है ये डिप्लॉयड सेल्स का एक मास है जिसमें कि बहुत सारे पॉलन मदर सेल्स प्रेजेंट है। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आ जाएगा पॉलन मदर सेल्स। इन पॉलन मदर सेल्स को ही हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया स्पोरोजेनस टिश्यू, फिर आ गया हमारे पास में पॉलन मदर सेल्स। नाउ इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में पॉलन मदर सेल्स जो है ये अंडरगो करेंगे मियोसिस, और मियोसिस अंडरगो करने के बाद में ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर का टेट्राड, जिसमें कि मैंने कहा 4 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और चारों के चारों फंक्शनल भी होते हैं। उसके बाद में बनेगा फिर हर माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन डेवलप होगा और हर पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, वो भी एक नहीं बल्कि दो। तो ये हो गया मेल गैमीट। तो दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डेवलपमेंटल सीक्वेंस के बारे में यहां पर बात हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम बना रहे हैं हमको, और डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ठीक है बच्चों, हम एक ओव्यूल का डायग्राम बना रहे हैं, तो ओव्यूल का डायग्राम में हमेशा हम इनसाइड आउट ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे अंदर आपको क्या बनाना होता है, एक एम्ब्रियो सैक बनाना होता है, फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई, फिर आपको बनाने होते हैं सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल। ठीक है, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक हो गया। इसके जस्ट बाहर के साइड पे आप बनाएंगे न्यूसिलस, इसके भी बाहर की साइड पे आप बनाते हैं इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स या कोटिंग्स। तो ये इनर इंटेग्यूमेंट हो जाती है, और इसके बाहर पे प्रेजेंट होती है एक आउटर इंटेग्यूमेंट लाइक दिस। ये ऐसे आ जाएगी और ये ऐसे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का। इसका क्या बोल रहे हैं, हमें लेबल डायग्राम बनाना है, लेबल कर देते हैं इसको हम लोग। सो हमारे पास में लेबलिंग स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सबसे पहले आपके पास में आ जाता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो ये 3 जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ऊपर की साइड पे, ये सबके सब है एंटीपोडल सेल्स, और वो भी टोटल कितने हैं, 3 है। ठीक है, देन यहां पर जो आपको ये 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इन्हें आप बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 है। ठीक है, देन आते हैं आपके पास में 2 सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स जो हैं ये वाले हैं, ये और ये दोनों मिलाकर कहलाते हैं सिनर्जिड सेल्स। एंड इसके बाद में इसके अंदर की तरफ एक सेल प्रेजेंट है, और ये सेल कहलाता है एग सेल, जिसको हम इधर लेबल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक और उसके अंदर की पूरी लेबलिंग। पोलर न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, सो दिस इज द लेबलिंग। देन बाहर की साइड पर आपके पास प्रेजेंट होता है टेपेटम नाम का, सॉरी क्या हो गया, न्यूसिलस नाम का एक लेयर बच्चों, सॉरी फॉर दैट। न्यूसिलस नाम का एक लेयर होता है जो कि डिप्लॉइड सेल्स का बना हुआ होता है, न्यूट्रिटिव होता है नेचर में। इसके जस्ट बाहर के साइड पे आपके पास में प्रेजेंट होता है इनर इंटेग्यूमेंट नाम का एक लेयर, जो कि इनर वॉल बना रहा है एक तरीके से, और इसके भी बाहर की साइड पर प्रेजेंट होता है एक और लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट नाम का एक लेयर। इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट लेयर्स के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक छोटा सा अपर्चर, और इस अपर्चर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, इसके अलावा पे ओव्यूल जो कि ओवरी के वॉल से अटैच होता है, उस साइट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, और जिस स्ट्रक्चर की मदद से अटैच होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। एंड एक कॉमन पॉइंट है जहां पर कि ओव्यूल और ये फ्यूनिकल में अटैचमेंट पॉइंट है समवेयर हियर, इसे हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो ये कंप्लीट लेबल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया है? हाँ जी,
ये स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आया है? ऐसे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, बहुत क्विक होने चाहिए, और ये सिंपल भी है, डायग्राम इसका टफ नहीं होता। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देती हूँ पहले। जैसे कि हमने कहा कि फीमेल्स में 3 जो मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और केवल एक ही मेगास्पोर फंक्शनल बचता है। तो इस कारण से हम बोलते हैं फीमेल में कि उनके पास मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है गेमेटोफाइट का। ठीक है, मोनोस्पोरिक मतलब ओनली वन सिंगल मेगास्पोर विल बी डेवलपिंग इनटू अ फंक्शनल ओव्यूल। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट डाउन हियर इज दैट we can just write down simply that, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, एक सेकेंड रुको। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं फॉलोइंग। बच्चों मैं अपने ओन लैंग्वेज में आपको आंसर्स लिखवा रही हूँ ताकि आपके लिए आंसर्स थोड़े से ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, सो फॉलोइंग मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल gives rise to 4 मेगास्पोर्स, है ना, ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, ऑल ऑफ देम वर हैप्लॉइड इन नेचर बट 3 of them degenerates and only one functional megaspore is left। ठीक है, this functional megaspore develops to form ovule। ठीक है, this functional megaspore develops to form embryo sac, sorry not ovule, embryo sac, embryo sac। ठीक है, hence monosporic development। Is this very clear? तो इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट में सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर होता है, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो पाता है। इस कारण से हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम हमें बनाना है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर का। तो ये तो वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखा दिया था, पर हम फिर से एक बार बना लेते हैं। ये देखिए, आपको सिर्फ अब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है उसमें 1 2 और 3, ये तो आपके सेल्स हो गए। ये सेल्स कौन से हो गए? ये आपके सेल्स हो गए हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, फिर आपका ये हो गया सेंट्रल सेल, और फिर आपके पास में यहां पर आ जाएंगे सिनर्जिड सेल्स, और एक आ जाएगा आपके पास में एग सेल। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी लुकिंग लाइक, जहां पर आपके पास में 2 पोलर न्यूक्लियस है, 3 एंटीपोडल सेल्स है, 2 सिनर्जिड सेल्स है, एक एग सेल है। ठीक है, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक विल लुक लाइक। ठीक है, तो इसको हम लेबल कर देते हैं। ये हो गया सेंट्रल सेल, ये हो गया पोलर न्यूक्लियर, ये हो जाएंगे आपके 3 एंटीपोडल सेल्स, ये हो जाएंगे आपके सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स में आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वाला, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस हेल्प करता है पॉलिन ट्यूब को एग सेल तक पहुंचाने के लिए, और ये हो जाता है आपका एग सेल जो कि हैप्लॉइड नेचर का है। दिस इज ऑल। ठीक है, सेंट्रल सेल हो गया, पोलर न्यूक्लियर हो गया, एंटीपोडल सेल्स हो गया, सिनर्जिड हो गया, एग सेल हो गया। ठीक है बच्चों, एंटीपोडल सेल्स जिस साइड पे होता है ना, उस साइड को हम लोग बोलते हैं चैलाजिल एंड।
ठीक है, और ये एंड हो जाता है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी लुकिंग लाइक ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ठीक है, दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल। टेपेटम जो है ये काफी सारे प्रोटीन्स डोनेट करेगी, काफी सारे प्रोटीन्स देने वाली है पॉलन ग्रेन की वॉल को फॉर्म करने के लिए। पॉलन ग्रेन की वॉल में एक्साइन और इंटाइन दो लेयर्स बनती हैं। तो एक्साइन लेयर स्पोरोपोलेनिन नाम के सब्सटेंस की बनती है और इंटाइन लेयर सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनती है। सो वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो है वो आने कहां से वाला है? टेपेटम से आने वाला है। तो इतना ही रोल है, इसको हम नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। देन आपके पास में आ जाते हैं अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन से। सो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो, दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर अ फ्लोरल व्हर्ल आर। ठीक है, एंड्रोशियम, कार्पल, कोरोला, सेपल। Among the following listed below, those that are not technically correct names of a floral whorl are Androecium, Carpel, Corolla, Sepal। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए कार्पल एंड सेपल। गलत है, बाकी सही है। तो एंड्रोशियम एंड कोरोला सही है, कार्पल एंड सेपल गलत है। 2 and 4। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 and 4 बिकॉज वर्ल की जब हम बात करें तो पूरे के पूरे अरेंजमेंट पैटर्न की बात करते हैं। तो अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ सेपल्स जो है वो कहलाता है कैलिक्स, और अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ जो हमारा मतलब पेटल्स है वो कहलाता है कोरोला। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए 1 and 3 करेक्ट है और 2 and 4 रॉन्ग है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक जैसा है ओव्यूल के लिए, क्या वैसा है एंथर के लिए? डैश इज टू एंथर, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, डैश इज टू एंथर। तो हम यहां पर क्या लगाने वाले हैं? इट विल बी पॉलन ग्रेन। ठीक है, ओव्यूल क्योंकि एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर लोकेटेड है, वैसे ही पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, सो इट विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल व्हर्ल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटरमोस्ट टू द इनरमोस्ट। आउटरमोस्ट से लेकर के इनरमोस्ट हमें वर्ल्स का अरेंजमेंट करना है एक हाइपोगाइनस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। फिर आता है आपका कलरफुल पेटल वाला पोर्शन, उसको हम बोलते हैं कोरोला। फिर आता है आपका एंड्रोशियम, फिर आता है आपका गाइनोशियम। तो ये होता है अरेंजमेंट पैटर्न। देखो यहाँ पर क्या आंसर दिख रहा है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सो दिस विल बी ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइकोटिलेडनस प्लांट, एक डाइकोट प्लांट की बात हो रही है, बियर्स फ्लावर्स, उसमें फ्लावर्स होते हैं बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स, पर वो कभी भी फ्रूट एंड सीड नहीं बनाता है। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन इज, इसका मेजर कॉज क्या है? उसके पास में फ्लावर प्रेजेंट है पर ना उसमें कभी फ्रूट आता है ना उसमें कभी सीड आता है। सिर्फ फ्लावर प्रेजेंट है, ना कभी फ्रूट आता है ना कभी सीड आता है। क्या रीजन हो सकता है इसका? प्लांट इज डायोशियस एंड बेयर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। बच्चों पिस्टिलेट फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। प्लांट इज डायोशियस एंड bears both pistillate and staminate flowers। पिस्टिलेट मतलब कि फीमेल फ्लावर्स भी है, स्टैमिनेट मतलब कि मेल फ्लावर्स भी है। प्लांट इज मोनोशियस मतलब कि प्लांट जो है उसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव पोर्शंस जो है वो प्रेजेंट है सेम टाइम पे। ठीक है, प्लांट इज डायोशियस एंड bears ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स। या तो प्लांट जो है वो डायोशियस है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स पोर्शन कैरी करने वाले फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं फ्रूट और सीड की, तो फ्रूट्स और सीड्स जो है वो सिर्फ उन फ्लावर्स में आने वाले हैं जिनके पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओवरी प्रेजेंट है, क्योंकि ओवरी ही बनाती है फ्रूट और सीड्स बनते हैं ओव्यूल्स से। तो स्टेमिनेट फ्लावर होंगे अगर तो ऑटोमेटिकली उस पे ना तो फ्रूट आएंगे ना कभी सीड आएंगे। नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंथर आर। एक एंथर में आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? तो आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस
और इनर मोस्ट होती है टेपेटम। सो इसका आंसर होना चाहिए है डी, आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस और इनर मोस्ट होती है टेपेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन, मियोसिस किस में होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय पर। तो ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर बनाने वाले सेल्स में होगी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिनको हम लोग पॉलिन मदर सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रॉम अमंगस्ट द सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई करना है जो कि गाइनोशियम के साथ में रिलेशन रखते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव के साथ में मैच नहीं करने चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ फ्लावर के साथ में मैच करने चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए? स्टिग्मा तो सही है, ओव्यूल सही है, एम्ब्रियो सैक सही है, प्लेसेंटा सही है। थैलेमस पिस्टल स्टाइल ओव्यूल, यहाँ पर थैलेमस तो कॉमन हो गया, ओव्यूल ओवरी एम्ब्रियो सैक टेपेटम नहीं आना चाहिए, ओव्यूल स्टेमन। ठीक है बेटा, इसका आंसर ए ही होगा, ए ही करेक्ट है, क्योंकि ए ही सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ में समवेयर लिंक बिठा रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट, करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमको ओव्यूल के पार्ट्स का। ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया है, सबसे अंदर एग होता है, फिर एम्ब्रियो सैक होता है, फिर न्यूसिलस होता है, फिर इंटेग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए है बी, एग सेल, फिर एम्ब्रियो सैक, उसके बाद में न्यूसिलस, उसके बाद में इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में काफी सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शंस दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ, ओके, गेमेटोफाइट, it is 8 nucleate and 7 celled at maturity, it is 7 celled and 8 nucleate, ये बात तो बिल्कुल सही है। it is free nuclear during the development, yes, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस बनते हैं पहले, फिर बाद में सेल वॉल बनती है, इसलिए हम बोलेंगे yes it is free nuclear during development। ठीक है, it is situated inside the integument but outside the nucleus, ये integument के अंदर है पर न्यूक्लियस के बाहर है, नहीं ये बात तो गलत हो गई। It has an egg apparatus situated at the chalazal end, chalazal end पे egg apparatus नहीं होता है, micropylar end पे egg apparatus होता है, इसलिए ये भी wrong हो गया। तो इसका आंसर होगा 1 and 2 are correct. So the question's answer will be C, 1 and 2 are the correct options over here. ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब हमारे पास थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए, वेरी शॉर्ट आंसर वाले। तो नेम द कंपोनेंट सेल्स ऑफ द एग अपैरेटस इन द एम्ब्रियो सैक, एग अपैरेटस कौन बनाता है? देखो इसको हम लोग प्रीवियस एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो हमने किया था उस पे जाके समझते हैं। ये आपके पास में एम्ब्रियो सैक, ठीक है, इसमें आपको जो सिनर्जिड सेल्स दिख रहे हैं दो, और एक आपको एग सेल दिख रहा है, ये तीनों सेल्स जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है, इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के हम लोग बोलते हैं एग अपैरेटस। ठीक है, तो एग अपैरेटस इज नो डिफरेंट but it is going to be 2 synergid cells and 1 egg cell together are called as egg apparatus। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 2 synergid cells इसके कंपोनेंट है और एक egg cell इसका कंपोनेंट है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23, नेम द पार्ट ऑफ द गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है या नहीं है, ये कौन बताएगा? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि पिस्टिल हो गया, कार्पेल हो गया, उस पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स आके लैंड होते हैं स्टिग्मा पोर्शन पे। ठीक है, स्टिग्मा पोर्शन पे लैंड होते हैं, तो स्टिग्मा पोर्शन ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्टेंस भी दे सकते हैं, रिजेक्शन भी दे सकते हैं। अगर एक्सेप्टेंस दे देगा, इसका क्लियर मतलब हो जाएगा कि वो पॉलन ग्रेन जो है वो सेम स्पीशीज का ही है और उसको अलाउंस है पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। तो कौन डिटरमाइन कर रहा है? ठीक है, तो हम बोलेंगे स्टिग्मा पोर्शन ऑफ गाइनोशियम। ठीक है, या पिस्टिल जो है वो ही एक्सेप्टेंस दे रहा है पॉलन ग्रेन को, वही कंपैटिबिलिटी को डिसाइड कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉमन फंक्शन दैट कॉटिलिडॉन्स एंड न्यूसिलस परफॉर्म्स। तो न्यूसिलस जो है बच्चों ये एम्ब्रियो सैक को सराउंड कर रहा है, कॉटिलिडॉन्स जो है बच्चों ये 2 बहुत ज्यादा फ्लैशी थिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो जिसके अंदर ट्रैप्ड है, एम्ब्रियो अंदर होता है, कॉटिलिडॉन्स ऐसे होते हैं। ठीक है, जब बीज अब अपन उगाते हैं ना तो ऐसे रूट बाहर आती है व्हाइट कलर की, फिर ऐसे शूट सिस्टम बाहर आता है, तो कॉटिलिडॉन्स खुलते हैं पहले ऐसे, फिर उसमें से शूट सिस्टम बाहर आ रहे होते हैं। तो बेसिकली जो कॉटिलिडॉन्स है और न्यूसिलस है, इनका काम है न्यूट्रिशन को स्टोर करना। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। तो 2 फंक्शंस मांगे इन्होंने हमसे, तो हम बोलेंगे स्टोर फूड रिजर्वायर्स। ठीक है,
ये फूड रिजर्वायर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। और दूसरा काम क्या करता है ये? प्रोवाइड्स नरिशमेंट। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? टू द एम्ब्रियो सैक न्यूसिलस, ऐसा करता है, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और कॉटलेडॉन्स एम्ब्रियो को देते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू एम्ब्रियो सैक। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा न्यूसिलस कर रहा है। ठीक है, न्यूसिलस कर रहा है ऐसा। ओके बच्चों, और कॉटलेडॉन्स क्या कर रहे हैं? टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये किसकी बात हो जाएगी? कॉटलेडॉन्स। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हम इनके आंसर्स लिख रहे हैं। पीवाईक्यूज बेस्ड सेशंस में स्पेशली जब आप लाइव प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा मजा आता है, आई नो दैट, पर ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं ये समझ जाओगे एक बार, तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें थ्योरी रटना नहीं पड़ेगी, तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा मैम ने ऐसे ऐसे बताया था, इसमें ये पोर्शंस आते हैं, तो अपने मन से अपनी ओन लैंग्वेज में लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। हमें फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है यहाँ पर, तो फ्लो चार्ट को कंप्लीट कैसे करेंगे? पॉलन मदर सेल दिया, पॉलन टेट्राड दिया, पॉलन ग्रेन बना, उसमें एक सेल वेजिटेटिव सेल है, दूसरा सेल क्या? दूसरा सेल हो जाता है बच्चों जनरेटिव सेल। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। वेजिटेटिव सेल के बाद में क्या बनता है? जनरेटिव सेल बनता है। ठीक है, तो इसको आप डायग्राम बेस भी समझा सकते हैं पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिकेट द स्टेजेस। क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर है इसलिए हमने इसको वन वर्ड में आंसर किया। इंडिकेट द स्टेजेस वेयर मियोसिस एंड माइटोसिस अकर्स 1 2 3 इन द फ्लो चार्ट। कहां पर मियोसिस हो रहा है, कहां पर माइटोसिस हो रहा है? ठीक है, तो देखो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने में तो ये स्ट्रक्चर डिप्लॉइड था और ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है। ठीक है, फिर मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, तो मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का बनना जो है यहाँ पर माइटोसिस होता है। और माइटोसिस में कितने बार होता है? 3 बार होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम माइटोसिस होता है, फिर सेकेंड टाइम होता है और फिर थर्ड टाइम माइटोसिस होता है। एंड एम्ब्रियो सैक से एग बनना, ये तो कोई फ्लो चार्ट करेक्ट होना नहीं चाहिए यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि एग इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिर्फ सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग प्रेजेंट है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 cells फाउंड इन द pollen grain which is when it is shed at the 3 cell stage। ठीक है, तो देखो pollen grain का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो हमारे पास pollen grain हो गया। ये आपके पास जनरेटिव सेल नाम का एक सेल है और ये आपके पास वेजिटेटिव सेल नाम का एक सेल है। ये pollen grain का स्ट्रक्चर है, इस पास बहुत सारे न्यूट्रिशन स्टोर्ड होता है ऊपर वाले बड़े सेल के पास में। ठीक है, इसको सराउंड करती हुई एक लेयर होती है सेल्यूलोज की बनी हुई। ठीक है, और उसको भी सराउंड करती हुई एक लेयर होती है जो कि एक स्पेशलाइज टाइप के प्रोटीन की बनी होती है। उस प्रोटीन का नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर हुआ आपके पॉलन ग्रेन का। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में पहला क्या आया? वेजिटेटिव सेल। दूसरा सेल क्या आया? जनरेटिव सेल। ठीक है, और बाकी के स्ट्रक्चर्स जो है उसको लेबल हम कर सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके बाहर की लेयर कहलाती है इंटाइन और उसके बाहर की लेयर कहलाती है एक्साइन। ठीक है, ये हुआ। पर ये तो 2 cell स्टेज दिख रहा है, इट इज वेरी क्लियरली लुकिंग अ 2 cell स्टेज। लेकिन जब 3 cell स्टेज में पॉलन ग्रेन लिबरेट होता है तब उसके पास में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? तो एक तो हो गया उसका वेजिटेटिव सेल। अब जो ये जनरेटिव सेल है ना बच्चों, यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जनरेटिव सेल माइटोसिस अंडरगो करेगा और माइटोटिकली ये बनाएगा 2 मेल गैमेट्स ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या बोलेंगे? तो अब हम लोग बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 3 है। एक तो वेजिटेटिव सेल खुद ही है और जनरेटिव सेल ने जो डिवाइड करा है और क्या बना दिया है? डिवाइड करके उसने बना दिया है
2 मेल गैमेट्स, ठीक है। तो 3 सेल्स का जब हमसे नाम पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक हो जाएगा इसके पास में वेजिटेटिव सेल और 2 हो जाएंगे इसके पास में मेल गैमीट और 2 स्पर्म भी बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। स्पर्म भी इंटरचेंजेबल इसके लिए टर्म इस्तेमाल हो सकते हैं। तो तीनों सेल्स का नाम क्या है, एक है वेजिटेटिव सेल, 2 है गैमीट्स या फिर स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ दी डायग्राम। अब डायग्राम बनाना है हमें किस चीज का, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। ये तो बेटा हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको वापस से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जब ये क्वेश्चन आया है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये सॉल्व करवाया है विद डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम जो है सेम डायग्राम आएगा, वहां पर सेम स्ट्रक्चर्स आपके पास में वापस दोबारा से आ जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है वहां पर एनसीईआरटी में भी और एग्जाम्पलर में भी, ठीक है। तो ये शो द फॉलोइंग ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए आइडेंटिफाई करना है हमें टाइप्स ऑफ डायग्राम में क्या क्या दिया है। कार्पल दे रखे हैं 2 टाइप के, हमें बताने कौन से कार्पल्स हैं। अब देखो कार्पल तो तुम्हारे को जनरल बना के बताती हूँ। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी, ठीक है। ये थैलेमस पे अटैच होता है ऐसे, है ना, ठीक है बच्चों। ये आपके पास में ओव्यूल हो जाएगा, ये हो गया ओव्यूल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ये तो कुछ अलग सा ही दिखा है। तो अब यहाँ पर क्या सीन हुआ है कि मान लो कि तुम्हारे पास जो थैलेमस प्रेजेंट है उस थैलेमस पे एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट है, यानी कि एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशंस में कभी कभार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल 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 कार्पल सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। अगर ये सब सेपरेटली प्रेजेंट है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है। एपोकार्पस कंडीशन है ये कार्पल्स की। और जब मैंने कहा ये कार्पल्स जो हैं जो थैलेमस पे प्रेजेंट है ये कैसे भी करके फ्यूज हो गए हैं, जहां पर इनके पास में इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ स्टिग्मा स्टाइल, लेकिन ओवरी कॉमन हो गया सभी का। तो इस प्रकार की कंडीशन में जहां पर ये जॉइंटेड हो जाते हैं आपस में हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है। सो सिनकार्पस स्टेट हो जाएगा और एपोकार्पस स्टेट हो जाएगा। सिनकार्पस स्टेट है ये वाला, ठीक है। मल्टी कार्पिलरी है, मल्टीपल कार्पल्स है लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, तो मल्टी कार्पिलरी लेकिन सिनकार्पस, ठीक है। जब हम क्या बोलेंगे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं आपस में। और इस वाले केस में क्या है एपोकार्पस बोलते हैं इस केस को। एपोकार्पस यानी कि जहां पर कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड नहीं है, वो सेपरेटली प्रेजेंट है, तो एपोकार्पस। लेकिन एक नहीं है ना, बहुत सारे, तो मल्टी कार्पिलरी यहाँ पे भी बोलना पड़ेगा। तो एपोकार्पस हो जाएगा और मल्टी कार्पिलरी केस हो जाएगा जहां पर कार्पल्स मल्टीपल है पर ये सब के सब सेपरेट है, कार्पल्स सेपरेट, ठीक है। समझ आया इतना? तो ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, हमारे सामने एक डायग्राम दे रखा है हमें। लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मेल गैमीट, हमें लेबल करना है यहाँ पर क्या क्या फॉलोइंग पार्ट्स, मेल गैमीट, एग सेल, पोलर न्यूक्लियर, सिनर्जिड एंड पॉलन ट्यूब, ठीक है। देखो वन बाय वन ढूंढते हैं कहाँ क्या लेबल होगा। तो मेल गैमीट सबसे पहले लेबल कर देते हैं। तो बच्चों ये आगे आगे के जो 2 है ना ये दोनों मेल गैमीट्स हो जाएंगे, पीछे वाला जो है वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो जाना चाहिए, तो मेल गैमीट्स हो गया। फिर आता है एग सेल, एग सेल आपका ये वाला सेल है, ये हो जाएगा आपका एग सेल। नेक्स्ट क्या पूछते हैं पोलर न्यूक्लियर, ये जो दोनों हैं ये आपके पोलर न्यूक्लियर है। फिर पूछ रहे हैं हमसे सिनर्जिड, ये जो दोनों सेल्स हैं ये सिनर्जिड सेल्स हैं। फिर हमसे क्या पूछते हैं पॉलन ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसको हम लोग पॉलन ट्यूब बोलेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होता तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगता, राइट। तो इसीलिए जब अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार जाके वन शॉट रिवीजन इसका जो मैंने करवाया है आपको डिटेल में करवाया है, वन शॉट रिवीजन नहीं बोल सकते उसको, एक्चुअली पूरे चैप्टर में वन शॉट में पढ़ाया गया है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको वो जाके जरूर देखना चाहिए सो दैट ये समझ में तब आएगा जब वो चैप्टर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। विथ अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ मेच्योर एंजियोस्पर्म
एम्ब्रियो सैक, मेंशन द रोल ऑफ सिनर्जिड्स। ठीक है, तो डायग्राम तो हमें ऑलरेडी आता है इसका। ठीक है, हमें डिस्क्राइब करना है उन पार्ट्स को, तो डिस्क्राइब कर देते हैं हम लोग। डिस्क्राइब में हमारे पास में सबसे पहले हो जाएंगे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये कितने हैं? 3 हैप्लॉइड सेल्स, और लोकेटेड कहाँ होते हैं ये? लोकेटेड एट चैलेजल एंड, ये चैलेजल एंड पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, एंड इसके अलावा क्या होते हैं हमारे पास में? 1 सेंट्रल सेल कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों न्यूक्लियाई हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। इसके बाद में एंटीपोडल सेल्स हो गए 3। देन सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स कितने होते हैं? 2 सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, लोकेटेड एट माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, देन क्या होता है इसमें? एग सेल, कितना होता है? 1 एग सेल। ठीक है, लोकेटेड एट माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, इसमें मेंशन द रोल ऑफ सिनर्जिड्स। तो सिनर्जिड्स का रोल क्या है? हम यहां लिख देते हैं, सिनर्जिड्स कैरी filiform apparatus which guides the fallopian tube, guides the pollen tube होगा, fallopian tube नहीं, pollen tube towards female gamete, यानी कि एग सेल और एग सेल। ठीक है, तो फीमेल गैमीट तक गाइड करेगा, या एग सेल तक गाइड करेगा। सिनर्जिड के पास में फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो कि ये गाइडेंस में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डायग्राम बनाना है माइक्रोस्पोरेंजियम का, और उसमें उसके वॉल के लेयर्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम देखो कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, डायग्राम्स बनाने में तुम परफेक्ट कब होगे पता है? जब तुम इन डायग्राम्स को बनाने का तरीका समझ लोगे एक बार, और फिर उसको प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार कम से कम कॉपी में, तब जाके तुम्हारा परफेक्शन अचीव होता है। हमेशा डायग्राम्स में परफेक्शन हमेशा तभी अचीव होता है जब हमने उसको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया है, अच्छे तरीके से कर लिया है। ओके, ये देखिए कितना क्विकली बन जा रहे हैं सब डायग्राम्स ना, बिकॉज ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा बच्चों की। प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी बनाने की, तो इट वोंट बी अ टफ टास्क फॉर यू ऑल। ये हो गया एक स्ट्रक्चर हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। वॉल लेयर समझनी, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। कौन? ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है देखिए। इसमें प्रेजेंट है सबसे अंदर की साइड पर स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ पर एक कनेक्टिव भी बना देती हूँ। ठीक है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ पे बहुत सारे पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू किसके अंदर प्रेजेंट है? ये मैं बोलूंगी ये जो है स्ट्रक्चर, ये कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर ये कहलाता है पॉलन सैक। ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए इसको बोलना पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, सो दैट आप कनेक्ट कर पाए, मैंने पहले पॉलन सैक लिखा। इसके जस्ट बाहर की जो लेयर होती है इसे हम लोग बोलते हैं टेपेटम। टेपेटम के जस्ट बाहर एक लेयर होती है ये ग्रीन वाली, इसको हम लोग बोल देते हैं, नहीं, टेपेटम के जस्ट बाहर ये लेयर होती है ये वाली जो बीच में स्पेस है व्हाइट और ग्रीन के बीच में, इन्हें हम बोलते हैं मिडिल लेयर्स। ठीक है, मिडिल लेयर्स के बाद में एक लेयर और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम के बाद में एक लेयर और होती है, इसको आप लोग बोलते हैं एपिडर्मिस।
तो ये सारे लेयर्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। राइट ब्रीफली अबाउट द वॉल लेयर्स, ठीक है। इसमें एक डायग्राम और बनाना पड़ता है बच्चों। ये डायग्राम तो आपने बना लिया, इसके साथ साथ में एक डायग्राम और बनाना चाहिए जिसमें कि आप सबसे बाहर की साइड पे बनाएंगे एपिडर्मिस, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। देन इसके अंदर की तरफ आपके पास में आ जाता है एक एंडोथीशियम लेयर, ठीक है। ये डायग्राम जो है इसमें तो आप बहुत कलाकारी दिखा सकते हैं, सारे सेल्स को हेक्सागोनल कर सकते हैं। इसके अंदर की तरफ जो लेयर आती है उसको हम मल्टीपल लेयर्स मानेंगे और ये होती है मिडिल लेयर्स, मल्टीपल मिडिल लेयर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी मल्टीपल मिडिल लेयर्स, ओके। ये हो गई मल्टीपल मिडिल लेयर्स। एंड इसके भी अंदर की तरफ जो लेयर आती है इसको हम लोग बोल देते हैं टेपेटम, और ये टेपेटम जो है थोड़ा सा बड़े साइज के सेल्स कैरी करती है और ये सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट नेचर के होते हैं, ऐसे करके। और इसके भी अंदर की साइड पे प्रेजेंट होते हैं आपके स्पोरोजेनस टिश्यूज, ऐसे करके, ठीक है। सो यही आपके जो वॉल लेयर्स थी ना इस डायग्राम में, ये इतना हिस्सा अपन ने उठा के अलग से बना दिया, तो अलग से बनाया तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगी आपकी एपिडर्मिस, ये हो जाएगी आपकी एंडोथीशियम, ये हो जाएगी आपकी मल्टीपल मिडिल लेयर्स, ये हो जाएगी आपकी टेपेटम, ठीक है। और अंदर तो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू भरा हुआ है, ये रहा, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इनका फंक्शन क्या है, इन लेयर्स का फंक्शन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स, ये तीनों टाइप के लेयर्स मिला करके प्रोटेक्शन का काम करती हैं एंथर में, ठीक है। एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर भी यही कॉज करती है, यानी कि जब हमारे पॉलन ग्रेन्स को लिबरेट होना होता है तो ये पूरा का पूरा एंथर ड्राई आउट हो जाता है, और ये ड्राई आउट होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन तीनों प्रोटेक्टिव लेयर्स की है। टेपेटम जो लेयर है बच्चों, ये एक ऐसी लेयर होती है जो कि न्यूट्रिटिव नेचर की होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू दी स्पोरोजेनस टिश्यूज। तो टेपेटम का फंक्शन है न्यूट्रिटिव नेचर, बाकी तीनों लेयर्स का फंक्शन कैसा है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके जो कि आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दे रखे हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखे हैं। सो आई रियली होप कि ये सेशन बहुत हेल्पफुल है। इस सेशन का पीडीएफ भी हमने आपको अपलोड कर दिया है ऑन वेदांतु नीट में डीसी टेलीग्राम ग्रुप, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एक बार चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें किस तरीके के आंसर्स हमें लिखना है। इट विल बी हेल्पिंग यू ऑल अ लॉट। So thank you so much for watching this session. Have a great day. Have a nice day. And don't forget to comment and tell me कि आपको ये session कैसा लगा. Thank you.